नमस्कार, विश्व न्यूज में आपका स्वागत है। मैं श्री गोपाल नारसन। सबसे पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। कोरोना संक्रमण के साथ ही उत्तर प्रदेश राजनीतिक संकट से भी जूझ रहा है, बोले अखिलेश यादव। उत्तराखंड के पर्यटन को 1600 करोड़ रुपए का हुआ नुकसान, 23,000 ने खोया रोजगार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई 1.25 घंटे की मुलाकात। अभिनेता दिलीप कुमार को अस्पताल से मिली छुट्टी। उत्तर प्रदेश विभाजन की चर्चा जोरों पर, सहारनपुर का कुछ हिस्सा आ सकता है उत्तराखंड में। अब खबरें विस्तार से। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नई दिल्ली और लखनऊ के बीच की जारी तनाव शासन में नए संकट की ओर इशारा कर रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के साथ ही उत्तर प्रदेश राजनीतिक संक्रमण से भी जूझ रहा है, जिसके चलते भाजपा सरकार के पास कम दिन बचे हैं और अब मुख्यमंत्री के हाथ से भी नियंत्रण छूट रहा है। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि पर्यटन हमारी आजीविका का मुख्य सहारा है और महामारी के कारण इसे कई स्तरों पर नुकसान हुआ है। महाराज ने कहा कि 2021 में दूसरी लहर से हुए नुकसान का भी अनुमान नहीं लगा सका है। उन्होंने माना कि सन 2020 में उत्तराखंड के पर्यटन को 1600 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। इसके अलावा 23,000 लोग बेरोजगार भी हुए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 1.25 घंटे की मुलाकात की। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव, मंत्रिमंडल के विस्तार और उत्तर प्रदेश के विभाजन को लेकर चर्चा हुई। हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता दिलीप कुमार की सेहत अब ठीक है, उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। 6 जून को सांस लेने में तकलीफ के चलते दिलीप कुमार को मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती किया गया था। उनके स्वस्थ होने पर उनके चाहने वालों ने राहत की सांस ली है। दुनिया के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी का विकल्प ढूंढ लिया है। धरती से 90 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक नए एक्सोप्लैनेट की खोज हुई है। इस ग्रह पर धरती की तरह ही पानी के बादल होने के संकेत मिले हैं। यह एक्सोप्लैनेट सौर मंडल के बाहर स्थित है और 24 दिनों में अपने तारे की एक परिक्रमा पूरी करता है। इसका तापमान पृथ्वी के ही समान है। कांग्रेस ने उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभाओं में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। देहरादून में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। वहीं रुड़की के ढनेरा में कांग्रेस नेता उदय सिंह पुंडीर के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। देखिए इस पर यह खास रिपोर्ट। यहाँ खानपुर विधानसभा क्षेत्र में हमारे जो पुंडीर साहब हैं, इनसे बात करते हैं। इन्होंने आज ये जो धरना प्रदर्शन किया है, पुंडीर जी आपका बहुत स्वागत है। और मैं पूछना चाहूँगा कि जो आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका मेन जो आपने महंगाई को लेकर के इशू बनाया है, तो किस रूप में देख रहे हैं महंगाई? और पिछले 2 साल से कोरोना काल चल रहा है, लगातार कर्फ्यू का दौर भी है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए गोपाल जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दुनिया के अंदर बेतहासा जो है महंगाई बढ़ गई है। आज तेल 100 रुपये के पार हो गया, पेट्रोल डीजल 90 रुपये हो गया है और सरसों का तेल अगर देखें तो कम से कम 200 रुपये पहुँच गया है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जनता इस तरह से त्रस्त है और सरकारें जो है अपनी मस्ती में मस्त हैं। ये निरंकुश सरकारें जो हैं महंगाई की तरफ ध्यान नहीं दे रही। इनका सिर्फ और सिर्फ जो ध्यान है वो चुनाव की तरफ ध्यान है और जनता आज की डेट में बहुत बेहाल हो चुकी है। आप देख रहे होंगे इतनी गर्मी में कितने लोग ये आपके सामने खड़े हुए हैं, ये अपने घरों से बाहर निकल के आए और इन्होंने ये संकल्प लिया है कि इस बार ऐसी निरंकुश सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। अब भी हमारे यहाँ ना तो पूरा वैक्सीनेशन हुआ है, जबकि सरकार पिछले 1 साल से सरकार को पता था कि इस तरह की महामारी आने वाली है। इन्होंने कोई भी माकूल इंतजाम नहीं किए और ये सिर्फ चुनाव में रही हैं। अगर ये पहले से ऑक्सीजनों के व्यवस्था करके रखती है और पहले से दवाइयों की व्यवस्था करती, हॉस्पिटल खोलती, तो बहुत सारी जो है तबाही रुक सकती थी। लेकिन ये सरकार जो है जुमलों की सरकार है, इसको जो है इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। देखिए, मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ कि महंगाई इतनी बढ़ गई है, हर जनता परेशान है, रोडों का बुरा हाल है। वैक्सीन आज की तारीख में हर आदमी अपने मतलब लगातार डर रहा है। तो हमें जनता के बीच में भी जाना होगा और जनता को जागरूक करना होगा
और देखिए कितनी तादाद में लोग घरों से बाहर निकल कर आए हैं। हमारे साथ को नए बच्चे हैं, आइए जरा प्लीज। आप बैनर ले रहे हैं, आप 18 से 44 साल तक के बच्चों को वैक्सीन लगनी चाहिए, आपको लगी क्या वैक्सीन? नहीं सर, अभी तक कोई वैक्सीन नहीं कोई उपलब्ध हो वैक्सीन नहीं पाई। लगी, तो जी क्या सर। आपने रजिस्ट्रेशन कराया क्या? जी, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी कोई अच्छा, वैक्सीन आप ये उपलब्ध- प्रदर्शन कर रहे हैं पेट्रोल और डीजल को लेकर के, जी। तो क्या इतना प्रभाव मानते हैं आप इसमें? जी, इसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव है सर। 92 रुपीज़ यहाँ पे पेट्रोल है, ये कौन डला पाएगा, आप सोचो। जी हाँ, आप मेरी प्रदर्शन कर रहे हैं, आप क्या काम करते हैं वैसे? अवार जी, मैं भी मतलब कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस का, छोटा सा जो है। आज आप देख सकते हैं हिंदुस्तान के अंदर जो है हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब कच्चे तेल के दाम कम होंगे तो हम जो है इस जो तेल के दाम कम करेंगे जो है। लेकिन आप देख सकते हैं पिछले 2 सालों से लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, जबकि विश्व स्तर पर जो है कच्चे तेल के दाम घटे हैं। पिछले साल भी आप बहुत बड़ी बात आपने कही कि कच्चे तेल के दाम घट रहे हैं और कीमतें बढ़ रही हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया और थर्मल स्कैनिंग कर ऑक्सीजन लेवल जांचने के साथ ही सैनिटाइज अभियान भी चलाया। अभियान में विजय शर्मा, मास्टर दीपक लाखवान, दुष्यंत महारथी आदि शामिल रहे। देखिए हमारे संवाददाता की यह खास रिपोर्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तीसरे दल के रूप में उत्तराखंड के अंदर आम आदमी पार्टी को देखा जा रहा है। उसी संदर्भ में आम आदमी पार्टी ने वैश्विक महामारी के चलते हुए अलग अलग विधानसभाओं पर और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर लोगों को थर्मल स्कैनिंग वगैरह की सुविधा प्रदान की है, जैसे सैनिटाइज वगैरह। इस तरह से आप देख सकते हैं पहाड़ से लगा के प्लेन तक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर ये अभियान चलाया हुआ है। उसी संदर्भ में आज आम आदमी पार्टी ने यहाँ पनियाला रोड रुड़की स्थित एक कैंप लगाया गया है, जिसके अंदर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर चलते हुए जो लोग जा रहे हैं उनको रोककर उनकी जो स्कैनिंग उसका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है और ऑक्सीजन लेवल जो है यहाँ पर चेक किया जा रहा है। आप देख सकते हैं, कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ पर जिस तरह से ये थर्मल स्कैनिंग की जा रही है, कैंप लगाया गया है। देखिएगा, आम आदमी पार्टी की तरफ से कैंप का काम चल रहा है। इसमें लोगों का थर्मल स्कैनिंग हो रही है और ऑक्सीमीटर के द्वारा जो है उनका पल्स रेट और ऑक्सीजन लेवल नापा जा रहा है। ठीक है, और ये जो है डोर टू डोर कैंपेन हो रही है। ये आम आदमी पार्टी ने पूरे प्रदेश भर में चला रखा है या केवल रुड़की के अंदर? पूरे प्रदेश के अंदर ये काम चल रहा है। बच्चों को जैसे कि अजय कोटियाल जी के उत्तराखंड के अंदर आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद आम आदमी पार्टी के अंदर एक ऊर्जा देखी जा रही है। भले यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल से ऑक्सीजन चेक की जा रही हो, लेकिन आम आदमी पार्टी के अंदर ऊर्जा दिखाई दे रही है। और ये खासकर जो कार्यकर्ता हैं बूथ लेवल पर जाकर कार्य कर रहे हैं। मेरे साथ और हैं, मैं दुष्यंत जी, थोड़ा सा आप भी बताइए, ये जो कार्य कर रहे हैं कितने लोगों का अभी तक आपने स्कैनिंग किया हुआ है? हमारा डेली का प्रतिदिन का बूथ लेवल पे हमारा 50 से 60 लोगों की रेगुलर स्कैनिंग और रेगुलर चेकअप हो रहा है। ये हमारे कोटियाल जी, जैसा कि आपने नाम लिया, उनके आने से एक प्रदेश में नई ऊर्जा नवयुवकों को मिली है और वो उनको अपने सीएम के चेहरे के रूप में देख रहे हैं हर जनता। तो ईमानदार और आर्मी से हमारे रिटायर्ड हैं, तो हम पूरी जनता उत्तराखंड की यही चाहेगी कि ऐसी ही सरकार आए। जैसे दिल्ली में ईमानदार उन्होंने काम किए हैं, तो हमारे उत्तराखंड में भी यही दिल्ली मॉडल बन के आ जाए। तो जो राहत उत्तराखंड के जनता को 21 साल से वंचित रही है, जिन कामों से, जिन सुविधाओं से, मूलभूत सुविधा, वो सुविधाएं जनता हमारा समर्थन। चलिए आपके पास लौटते हैं। एक और बड़ी बात ये भी है कि आम आदमी पार्टी के आने से जो राष्ट्रीय पार्टी है उसमें कांग्रेस या भाजपा, सबसे ज़्यादा जो नुकसान होने वाला है, एक सोच के जो लोग हैं उस पार्टी को आम आदमी पार्टी से नुकसान ज़रूर होगा, ये आकलन लगाया जा रहा है। मेरे साथ एक कुछ और कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के, दिनेश धीमान जी, जो पुराने जुड़े हुए हैं। इनसे भी जान लेते हैं कि आम आदमी पार्टी का जैसे कैंपेनिंग की जा रही है और 2022 की क्या तैयारी की जा रही है। देखिए, 2022 में जो चुनाव हैं उसके लिए आम आदमी पार्टी पूरे तन मन धन से हर तरह से कार्यकर्ता भी तैयार हैं और पार्टी पूरी तैयार है। और एक नए चेहरे के रूप में कर्नल अजय कोटियाल जी के रूप में अब एक ईमानदार सरकार उत्तराखंड के अंदर बनाने की ओर अग्रसर है। और हमारा मानना है कि लोग जिस उत्साह के साथ जुड़ रहे हैं उससे आने वाले से आम आदमी पार्टी का बेहतर भविष्य उत्तराखंड में। मैं थोड़ा सा इनसे भी जान लेता हूँ कि जैसे टोटल का रेशो कितना रहता है, कितने लोगों की चेकिंग की जाती है? हम डेली है ना, हम लोग 80 से 85 करीब लेके आते हैं उनको। हमारा टारगेट जो है 80 से 85 का दिया गया है।
फिर भी हम 70-75 कर लेते हैं हर एक में जाके ना। और डेली हमारी 8-10 टीमें चल रही हैं रेगुलर रुड़की विधानसभा में, तो रोज़ का हम डाटा इकट्ठा करके सब शाम को भेजा जाता है। उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रतिबंधों के साथ बाजार खोलने पर कारोबारियों व ग्राहकों ने राहत की सांस ली है। कैसा रहा बाजार का हाल? हफ्ते में 3 दिन बाजार खुलने से व्यापारी कितने संतुष्ट हैं, आइए जानते हैं उन्हीं से। बड़े काम करते हुए ये 1952 से हमारा काम चल रहा है यहाँ पर। लंबे समय से कोरोना के कारण ये व्यापार बंद पड़ा है दुकानें। अच्छा, अब ये पहले कोरोना के अंदर जो लॉस हुआ वो हुआ ही हुआ, उसके बाद में जो अब चल रहा है इसके अंदर जितने भी दुकानदार हैं या व्यापारी हैं उनका दुकानों का किराया सेम एज इट इज़ जा रहा है। उसके बाद में आपका बिजली का बिल है, लेबर का खर्चा जो है उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। उसके बाद में गवर्नमेंट का जीएसटी, उसके अंदर कोई छूट नहीं दे रहे हैं वो, जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जीएसटी में या किसी और तरह कुछ उसमें छूट मिलनी चाहिए, जिसके लिए अभी तक कोई सुनवाई हुई नहीं है। तो कोशिश यही है कि इसके अंदर कुछ तो उसके लिए हमारा व्यापार मंडल जो है बीच बीच में कोशिश कर रहा है और बीच में किया भी है। इसके अंदर वो एक दिन के लिए टोकन स्ट्राइक जब करनी थी तो उसके अंदर इन्होंने पूरे दिन खोलने की इजाज़त दे दी थी। तो आगे देखो इसके अंदर क्या होता है, ये तो बैठकर सब मिलेंगे, उसके बाद में जो डिसाइड होगा वो करना पड़ेगा। आप मानते हैं कि बिल्कुल उसमें हो सकता है कि जो आने वाला है वो मास्क पहने, जैसे ये आए हैं इन्होंने मास्क पहन रखा है, हमने पहन रखा है, नॉर्म्स के आधार पर खोला जा सकता है। हाँ मास्क हो और दूरी बनाकर हो तो उसके अंदर काम चल सकता है। मानते हैं कि पानी है नहीं, देखो एक बात है, ये सब चीज़ों को देखते हुए अगर बाज़ार खुल जाए तो होना चाहिए बाज़ार। ये कोई ये हल नहीं है कि बिल्कुल ये एकदम इतना बंद कर वो सारी गतिविधियां बंद कर दी जाएं, तो वो लेकिन किसी हद तक अगर ज़्यादा होता है तो कुछ थोड़ी बहुत पाबंदियां लगाकर उसको कंट्रोल करने के लिए किया जा सकता है। और जैसे कि पैंडमिक के बाद जो उत्तराखंड सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप दुकानों को खोला गया है, बाज़ार के अंदर थोड़ी बहुत हलचल देखने को मिल रही है। हम लोग फ़िलहाल सैपर बाज़ार मार्केट के अंदर हैं, जो लाल कुर्ती कैंट के अंदर पड़ता है। यहाँ पर व्यापारियों से हमने बात की है। व्यापारियों का सिर्फ एक ही यही कहना है कि जिस तरह से गवर्नमेंट 3 दिन का टाइम दिया है, उसके अंदर सुबह 8 बजे शाम 5 बजे तक आप दुकानें खोल सकते हैं, कारोबार को चला सकते हैं। तो मैं कैमरामैन से कहूँगा कि दुकानें हैं जो रॉक के अंदर बनी हुई हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी तरह का कोई ग्राहक तो ज़्यादा नहीं है। देख सकते हैं आपकी दुकान खुली हुई है, लेकिन उसके बाद भी किसी तरह की कोई ग्राहक ही नहीं है। 2-4 ग्राहक जिस तरह से भीड़ यहाँ पर लग जाया करती थी, इस तरह का माहौल यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। अब कारोबारियों का एक और ये भी कहना है कि अगर सरकार गाइडलाइन के अनुरूप जो हफ्ते भर दुकान खोली जाए। एक और सबसे बड़ी बात है कि पैंडमिक के चलते समय जो दुकान के किराए हैं वो बदस्तूर चालू हैं, उसके बावजूद जो लेबर रखी होती है उसको भी महीने भर का देना पड़ता है। ऊपर से जीएसटी और बिजली का बिल ये रेगुलर पैंडमिक के अंदर कारोबारियों को देना पड़ रहा है और वो चल रहा है अनुरूप। तो कारोबारियों की मांग है कि पैंडमिक के चलते हुए, वैश्विक महामारी के चलते हुए इन बिलों को माफ़ किया जाए, जिससे कि कारोबारियों को थोड़ी राहत मिल सके। मेरे साथ एक और दुकानदार हैं, उनसे भी थोड़ा जान लेते हैं कि पैंडमिक के चलते क्या क्या परेशानी उनको देखने को फेस करने को मिल रही है। और जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा जो लॉकडाउन चला है, 2 महीने से लगातार रेगुलर चल रहा है, इससे सरकार को भी बहुत बड़ी नुकसान देखना पड़ रहा है। सर ये बताइए, जिस तरह से 2 महीने के बाद इस तरह खोला गया है, 3 हफ्ते में 3 दिन के लिए 4 दिन बंद रहेगी दुकानें, आप इसे किस तरह देखते हैं? इसमें तो कोई फ़ायदा नहीं है भैया, रेगुलर खुले तो फिर तो काम चलेगा भी। अब ग्राहकों को ही नहीं पता होता कि कब खुल रही कब बंद हो रही। तो आपकी मांग है कि अगर जो 5 दिन तो लगातार खुले, चाहे 8 से 2 बजे तक कहीं खुल जाए, ड्यूरेशन कम हो जाए दुकान हाँ? खुलने की, लेकिन मतलब 5 दिन कम खुल जाए, डेली खुल जाए। हाँ, घंटे भले ही कम हो जाए लेकिन डेली खुल जाए। अच्छा, जीएसटी के अंदर कुछ दी गई है रियायत? कुछ नहीं दी गई, जीएसटी तो पूरा जमा ही करना पड़ेगा, 3 महीने का देना पड़ेगा। बिजली के बिल के अंदर भी किस तरह? बिजली बिल में कोई रियायत नहीं, एमईएस का है हमारा, तो वो तो कहीं का भी हो। कोई रियायत नहीं किसी भी चीज़ में, दुकानदार को कहीं कोई रियायत नहीं है भाई साहब। अच्छा, देखने वाली बात यह है कि अगर दुकानदार के पहिया चलता है, दुकानों के अंदर ग्राहक अगर ज़्यादा आते हैं तो गवर्नमेंट को इससे अच्छा खासा फ़ायदा पहुंचता है कि जो जीवन शैली है वो चल जाती है। अब एक सबसे बड़ी बात और ये भी है कि इस वैश्विक महामारी के अंदर कुछ लोगों को भी यही नहीं पता चल रहा है फ़िलहाल कि कौन से दिन दुकानें खुलेंगी, कब जाना है कब नहीं जाना है। अभी जो आप देख सकते हैं कि यहाँ ये कपड़े की दुकान है, यहाँ पर भी किसी तरह कोई आदमी नहीं है। उसे आगे चलिए आप, इस गारमेंट्स की दुकान है। अब गारमेंट्स की दुकान देख लीजिए आप, पूरी दुकान है यहाँ पर, लेकिन ग्राहक नहीं है।
अब इनसे भी जान लेते हैं कि जो पैंडेमिक चल रहा है इसमें दुकानदारों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सर, कैसा लग रहा है कि जो 2 महीने बाद जैसा दुकान खुली है और हफ्ते में जो है 3 दिन के लिए दुकान को खोला गया है? 3 दिन के लिए भाई ये तो ये है कि अभी फ़िलहाल गुजारे लायक चल रहा है, वरना तो खुलना तो चाहिए। ये मारामारी से थोड़ी ये परेशानी। अच्छा, एक बहुत बड़ी बात है, चलिए दुकान तो खुल रही है तो थोड़े दिन बाद खुल जाएगा बाज़ार पूरी तरीके से, लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरह से जीएसटी का हो गया, बिजली के बिल हो गए, दुकान का किराया हो गया, और जैसे लड़का आपके यहाँ काम कर रहा है, लेबर काम कर रही है, इसमें कुछ इजाफा हुआ है या फिर ये परमानेंट ये सब चीज़ तो देनी पड़ रही होंगी आपको? ये तो देनी पड़ रही है साहब सब। किस तरह चल रहा है फिर इस तरह से? बस कैसा नहीं है, ये तो अभी बताओ आपके सामने ही है जो कुछ है। दुकानदार का तो सर्कुलेशन चलता है, इधर से आते हैं। जी, सर्कुलेशन चलता है, अब आएगा तो फिर जाएगा भी, है ही नहीं तो कुछ भी। अभी पूरी दुकान खाली पड़ी है? अभी तो दुकान पूरी खाली पड़ी है। कोई आया ग्राहक सुबह से? एक ग्राहक आया था सुबह से सुबह से एक ग्राहक आया। देखिए किस तरह से ज़िंदगी चल पाएगी, ये बहुत बड़ी देखने वाली बात है। ये ज़रूरी है कि हम लोगों को वैश्विक महामारी के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना चाहिए और जो सरकार के नॉर्म्स हैं उसका भी ख्याल रखना चाहिए। उसके आधार पर हम लोगों को सब कार्य करना चाहिए। लेकिन एक और सबसे बड़ी बात है, कारोबारियों का जो पूरा परिवार है, इनके साथ और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, उनका परिवार है। तो एक दुकान है जिसको भारत के अंदर पूजा जाता है कारोबार की। सबसे पहले जब दुकान खुल जाती है तो उसके सामने नतमस्तक किया जाता है। उसके बावजूद ये दुकान आज आप देख सकते हैं भरी दुकान है। यहाँ पर कपड़े का सामान लगा हुआ है। बता रहे हैं कि अभी लगभग मेरे ख्याल से 2 या 3 बजे का टाइम हो रहा होगा, लेकिन अभी तक इनके पास इस 2 बजे का टाइम हो रहा है, सुबह 8 बजे से दुकान खुली हुई है। अभी तक इनके पास एक ग्राहक मात्र देखने को मिला है। आप देख रहे हैं विस्मान समाचार, मैं हर्षसिन रुड़की से। अब खबरें सहारनपुर से। देवबंद में गेहूं की बम्पर खरीद के चलते क्षेत्र के गेहूं क्रय केंद्र 15 जून को बंद हो जाएंगे, लेकिन पिछले एक सप्ताह से गेहूं क्रय केंद्रों पर गेहूं की खरीद को लेकर किसान और केंद्र अधिकारी आमने सामने हैं, जिसके चलते किसानों ने अपने गेहूं की ट्रालियां एसडीएम कार्यालय में लगा दी, जिसके बाद एसडीएम की देखरेख में गेहूं की खरीद हुई। राजनीतिक फिजाओं में तैर रही अफवाहों पर अगर यकीन किया जाए तो जल्दी ही उत्तर प्रदेश का विभाजन 2 या 3 हिस्सों में हो सकता है। विधानसभा चुनाव से पहले यह विभाजन हो सकता है, जिसमें सहारनपुर की नकुड़ तहसील और गंगो क्षेत्र हरियाणा में और बाकी सहारनपुर को उत्तराखंड में शामिल किया जा सकता है। लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ तो सहारनपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण जनपद होगा। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।